और नौजवान साथियों, आज एक साथ कई प्रकल्पों के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा जिस उमंग और उत्साह के साथ स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ विकास की यात्रा चल रही है, देश के हर कोने में उत्तर प्रदेश की पल पल की घटनाओं की तरफ लोगों का ध्यान है, बड़ी उत्सुकता है। और योगी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक जो कदम उठाए जा रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए कई वर्षों की जो बीमारियां हैं, लंबे अरसे के जो अवरोध है, उसे दूर करते हुए उत्तर प्रदेश को तेज गति से आगे बढ़ाने के उनके प्रयास, योगी जी को, उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मुझे कुछ समय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिताने का अवसर मिला। हमारे वैज्ञानिक मानवता के लिए ऐसे ड्रग्स जो सस्ते भी हो, कारगर भी हो और साइड इफेक्ट के बिना त्वरित उपचार करने वाले हो, उसके संशोधन में अपनी पूरी जिंदगी लेबोरेटरी में खपा रहे हैं। वैज्ञानिक एक प्रकार से आधुनिक ऋषि होते हैं और आधुनिक ऋषि की तरह वो अपने लक्ष्य को समर्पित होकर के मानव को किस प्रकार से मुसीबतों से मुक्त किया जाए, शारीरिक पीड़ा से मुक्त किया जाए, परंपरागत ज्ञान विज्ञान को आधुनिक साधनों के माध्यम से, आधुनिक व्यवस्थाओं के माध्यम से और अधिक सटीक कैसे बनाया जाए, उस पर वो काम कर रहे हैं। आज मानव के सामने खास करके आरोग्य के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। एक दवाई बनाने में सालों बीत जाते हैं, सैकड़ों वैज्ञानिक खप जाते हैं, लेकिन उसके पहले नए प्रकार की बीमारी जन्म ले लेती है। एक प्रकार से स्पर्धा चलती है। लेकिन विज्ञान की मदद से, इनोवेशन के सहारे
हमने इस दोषों को परास्त करना है, बीमारियों को परास्त करना है और गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ते से सस्ती और कारगर दवाई कैसे उपलब्ध हो, इस चुनौतियों का हमने स्वीकार करके विजयी होना है। आज मुझे इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भवन के निर्माण लोकार्पण का भी अवसर मिला है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता हूं कि तकनीकी जगत के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा कोई प्रेरणा का नाम हो सकता है। Science is universal, but technology must be local. और यहीं पर हमारी कसौटी है। विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं। विज्ञान का ज्ञान उपलब्ध है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी से उन चीजों की अपेक्षा है कि उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से जब टेक्नोलॉजी मानव जीवन को बड़ी प्रभावित कर रही है, तब हम टेक्नोलॉजी में वो कौन से संशोधन करें, कौन से आविष्कार करें जो हमारे सामान्य मानवीय की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव लाए। हम दुनिया में गर्व कर रहे हैं कि भारत, जिसके पास 800 मिलियन नौजवानों की फौज है, 35 से कम उम्र के नौजवानों का ये देश है, उसके पास दिमाग भी है। अगर हाथ में हुनर हो, विज्ञान का अधिष्ठान हो और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो, तो मेरा देश का नौजवान विश्व में अपना डंका बजाने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी के सहारे उतनी प्रगति नहीं कर सकते जो पिछली शताब्दियों में बहुत बड़ा रोल कर गई होगी। लेकिन आने वाली शताब्दी में शायद वो उपकारक न भी हो, और इसलिए टेक्नोलॉजी को समय से आगे चलना पड़ता है, उसे दूर का देखना पड़ता है। और भारत के नौजवानों में वो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लेकर के हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को कैसे पार करें। आज भी हमारा देश डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारी फौज के लिए हर छोटी मोटी चीज विदेशों से हम लाते हैं। क्या हम बहुत जल्द डिफेंस के सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं? क्या देश की सुरक्षा के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता है, जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जिस इक्विपमेंट की आवश्यकता है, उसे भारत में ही नए नए आविष्कार के साथ
हम क्यों न करें सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, इस सपनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने कई नीतिगत परिवर्तन किए। डिफेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने ओपन किया। हमने भारत के कारोबारियों को पार्टनरशिप के लिए ओपन अप किया। हमने भारत सरकार जो चीजें बाहर से लेती है, अगर हिंदुस्तान में बनी हुई लेगी तो उसको विशेष प्रोत्साहन की सूची तैयार की है। और ये सारे अवसर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुई युवा पीढ़ी के लिए है। वैसा ही एक दूसरा क्षेत्र है। आज मेडिकल साइंस एक प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रीवन है। अब डॉक्टर तय नहीं करता है कि आपको कौन सी बीमारी है, मशीन तय करता है कि आप किस बीमारी से ग्रस्त है। आपके शरीर में कहां तकलीफ है, कहां कमी है, कैसी तकलीफ है, वो मशीन तय करता है। और बाद में डॉक्टर उस मशीन के रिपोर्ट के आधार पर आपके लिए आरोग्य का रोड मैप क्या होगा, दवाइयां कौन सी होगी, ऑपरेशन करना है नहीं करना है, उसके फैसले करता है। लेकिन ये मेडिकल इक्विपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, भारत इतना बड़ा देश है, उसको इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स क्यों न सोचे कि हम वो स्टार्टअप शुरू करेंगे, हम उस विषय पर खोज करेंगे। हम भारत के अंदर ही आरोग्य के क्षेत्र में जिस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नई खोज के साथ नए निर्माण की दिशा में जाएंगे। मेक इन इंडिया, ये पूरा कंसेप्ट हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हमारे नौजवानों को एक नया अवसर देने के लिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, चाहे फाइनेंस की व्यवस्था करनी हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की व्यवस्था हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में स्किल को प्राधान्य देना हो, चाहे टेक्निकल नॉलेज में नई ऊंचाइयों को पार करना हो, एक प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ देश के पास जो टेक्निकल ज्ञान है, जो टेक्निकल महारत है, जो हमारी यूनिवर्सिटी के पास होगी, हमारी नौजवान पीढ़ी के पास होगी, इन सबको संतुलित करते हुए, संकलित करते हुए देश को इस नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और इस देश ने दिखाया है, जब भी हिंदुस्तान के युवा लोगों को अवसर मिला है, उन्होंने चुनौतियों को पार भी किया है और नए सीमांकन भी प्रस्थापित किए हैं। मार्स पर जाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों ने प्रयास किया। पहले ट्रायल में दुनिया का कोई देश मार्स ऑर्बिट में नहीं जा सका था। हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश था जो पहले ट्रायल में मार्स ऑर्बिट में पहुंचा था। और दुनिया को तब अचरज हो गया कि भारत के युवा वैज्ञानिकों ने ये मार्स की यात्रा इतनी सस्ते में की। लखनऊ में अगर आपको टैक्सी में जाना है, ऑटो रिक्शा में जाना है, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपया तो लगता ही होगा। हम मार्स पर पहुंचे, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपये का खर्चा किया। और हमारा मार्स पर जाने का जो टोटल बजट था, वो हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में हमारे देश के वैज्ञानिक मार्स पर पहुंच सके। ये सामर्थ्य है हमारी युवा पीढ़ी में, ये सामर्थ्य है हमारे देश के टैलेंटेड नौजवानों में, टेक्नीशियनों में, वैज्ञानिकों में।
पिछले दिनों जब भारत ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़े, दुनिया के लिए आश्चर्य था कि एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़ने की ताकत इस देश के वैज्ञानिकों में है। इस सामर्थ्य को लेकर के आगे बढ़ना है और उस अर्थ में आज ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी और उसके साथ जुड़े हुए सारे संलग्न कॉलेज उसको कैसे आगे बढ़ाएं। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करना कितना कठिन है। हमारे गवर्नर श्रीमान राम नाईक जी चांसलर के रूप में यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन कैसे आए, यूनिवर्सिटी में समय सीमा में काम कैसे हो, इस पर देर रात काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की 28 यूनिवर्सिटी में से 24 यूनिवर्सिटी को अब वो समय पर एग्जाम हो, समय पर कॉन्वोकेशन हो, इसको कराने में सफल हुए हैं। ये डिसिप्लिन बहुत आवश्यक होती है, लेकिन राम नाईक जी बहुत ही फोकस काम करने के आदी हैं। जिस चीज को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, परंपराएं, डिसिप्लिन, विद्यार्थियों के समय की बर्बादी न हो, उस पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब योगी जी की सरकार आ गई है तो उनको और सुविधा हो गई है, काम को और सरलता से बढ़ा रहे हैं। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कुछ परिवारों को उस आवास के निमित्त उनकी पसंदगी के संबंध में एक प्रमाण पत्र दिया गया। 2022 में भारत आजादी के 75 साल मनाएगा। आजादी के दीवानों ने सपने देखे थे, तब वो फांसी के तख्त पर चढ़े थे। जवानी जड़ों में खपा दी। एक सुखी समृद्ध हिंदुस्तान देखना चाहते थे, आजाद हिंदुस्तान देखना चाहते थे। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। 2022 में आजादी के 75 साल होंगे। क्या 125 करोड़ देशवासियों की जिम्मेवारी नहीं है कि देश के दीवानों के सपनों को पूरा करने के लिए हम हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं? क्या 125 करोड़ देशवासी मिलकर के इस देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं? मेरा आत्मविश्वास है कि 125 करोड़ देशवासियों में वो सामर्थ्य है कि हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हमने एक संकल्प संजोया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल हो, हिंदुस्तान के गरीब से गरीब के पास उसका अपना रहने के लिए घर हो। उसको अपनी छत हो और घर भी वो हो जिसमें शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाएं, ग्रामीण आवास का, शहरी आवास का। और उसी के तहत कुछ माताओं को आज आवास मिले, उनको घर मिले, उसके लिए एक सम्मति पत्र सरकार की तरफ से दिया गया। और एक मां कह रही थी
अब अच्छा हुआ, बोले मेरा मकान बन जाएगा, बच्चों की शादी कराऊंगी और आपको शादी में बुलाऊंगी। उनका इतना उत्साह था। सपने जब सच होने लगते हैं तब इंसान किसी भी अवस्था में क्यों न हो, कुछ कर गुजरने का माजा पैदा होता है। वो मैंने उस मां की बातों से देखा।